यहाँ प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल करने के लिए निर्देश लिखा गया है। निर्देश में बताया गया है निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक एवं सहगुणनखंड लिखिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग प्रदर्शित है। इस सारणी में जितने अवयव हैं सभी अवयवों का उप सारणिक एवं सहगुणनखंड ज्ञात करना है। तो किसी भी सारणी के उप सारणिक एवं सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए कुछ फार्मूले बताए गए हैं, जो कि पिछली वीडियो में हमने उन्हें बताया है कि किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में उसको स्क्रीन पे प्रदर्शित किया जाएगा, आप वहां से भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मैं जब इस क्वेश्चन को हल करूंगा तो यहाँ पर उप सारणिक एवं सहगुणनखंड को एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग है। इसमें जितने अवयव हैं सभी अवयवों का हम लोग पहले उप सारणिक निकालेंगे। जब आप उप सारणिक निकालेंगे हल करते समय यहाँ पर, तो हेडिंग के रूप में कर दीजिएगा उप सारणिक। अब हमने उप सारणिक का हेडिंग लिख दिया है। अब पहला अवयव दू है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि दू जो है उसको और किस तरह से सारणी में प्रदर्शित किया जाएगा। तो दू को देखिए, ये पहली पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है। इसका मतलब दू जो है वो A11 है। कहने का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव क्या है? दू है। तो या तो आप लिखिए कि दू की उप सारणिक, या तो आप लिखेंगे A11 लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर A11 लिखूँगा। A11 की उप सारणिक। तो उप सारणिक निकालने का जो फार्मूला होता है, किसी भी सारणी के अवयव की उप सारणिक ज्ञात करने के लिए उसके सामने से जो पंक्ति और स्तंभ जाते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। बाकी जो सारणी बचती है उस अवयव का उप सारणिक कहलाती है। तो देखिए, यहाँ हम लोग दू का उप सारणिक निकाल रहे हैं, इसलिए दू के सामने जो पंक्ति जाएगी उसको और दू के सामने जो स्तंभ आ रहा है इसको छोड़ देंगे। तो इनको जब आप छोड़ेंगे तो यहाँ पर बाकी की जो सारणी बच रही है वो 3 है। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। इसी तरह से अब -4, तो -4 का जब उप सारणिक निकालेंगे तो अब ये ढूंढिए कि -4 को किस संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये पहली पंक्ति है और यहाँ से दूसरा स्तंभ है, क्योंकि पहला स्तंभ यहाँ पर है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे A12। A12 का मतलब जो पहला वाला होता है वो पंक्ति होता है और जो बाद वाला होता है वो स्तंभ होता है। तो पहली पंक्ति के दूसरा स्तंभ, तो देखिए ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यहाँ का जो अवयव है वो -4 है। तो इसी को हम लोग -4 की उप सारणिक लिखें या लिखेंगे A12 की उप सारणिक। तो देखिए, ये -4 के सामने से जो पंक्ति जा रही है यहाँ से, इसको हम लोग छोड़ देंगे और इसके सामने से जो स्तंभ रहा है इसको भी छोड़ देंगे। तो बाकी का जो अवयव बचेगा वो 0 है। इसके बाद हम लोग यहाँ दूसरी पंक्ति में आएंगे, क्योंकि पहली पंक्ति के सभी अवयव हल कर लिए गए हैं। तो यहाँ से दूसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ है, क्योंकि हमें 0 की उप सारणी ज्ञात करना है। तो 0 को हम लिख सकते हैं A21। ये दू यहाँ पर क्या है? पंक्ति। तो देखिए, ये दूसरी पंक्ति है और यहाँ से ये कौन सा स्तंभ है? पहला स्तंभ। तो 0 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A21 के उप सारणिक। तो देखिए, 0 के सामने से जो पंक्ति जाएगी इसे हम छोड़ेंगे और 0 के सामने से जो स्तंभ जा रहा है इसको छोड़ देंगे। तो इनको छोड़ने के बाद आपका जो बच रहा है शेष सारणी वो -4 है। इस तरह से अब यहाँ पर 3 बच गया। तो 3 क्या है? दूसरी पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो इसके सामने से पंक्ति और स्तंभ जो जा रहे हैं इन्हें हम छोड़ देंगे, तो बाकी का जो अवयव बचेगा वह दू होगा। परंतु ये किसका मान है? तो इस 3 का है उप सारणिक, और 3 की उप सारणिक को हम लोग क्या लिखेंगे? A22, क्योंकि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है कि उप सारणिक।
तो यहाँ से आपने उपसारणिक ज्ञात कर लिया सभी अवयवों की। अब हम लोगों को ज्ञात करना है सहगुणनखंड। तो सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम लोग फिर हेडिंग के रूप में कर देंगे सहगुणनखंड। सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया है कि जिस अवयव का सहगुणनखंड ज्ञात किया जाता है उसके बराबर फार्मूला होता है -1 इसके घात पे m + n इंटू उपसारणिक। ये फार्मूला होता है जिस अवयव का हमें सहगुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहले किसका हमें सहगुणनखंड ज्ञात करना है? 2 को, और 2 को हमने किससे प्रदर्शित किया है? A11। तो लिखेंगे यहाँ पर A11 का सहगुणनखंड। तो देखिए सहगुणनखंड बराबर ये फार्मूला होता है -1 के घात पे m + n इंटू उपसारणिक। ये फार्मूला होता है। तो -1 को रहने दीजिए। अब देखिए ये 1 पहला वाला जो होता है वो m होता है और बाद वाला जो होता है वो n होता है। तो देखिए यहाँ पर हम 1 रखेंगे m के स्थान पे और n के स्थान पे भी 1 रखेंगे, यहीं से इसका मान रखा जा रहा है। और A11 की हमें क्या लिखनी है? उपसारणी। तो देखिए A11 की उपसारणी कितनी है? 3 है। अब इनको आप हल करेंगे जब, तो देखिए 1 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और -1 के घात पे जब 2 होगा तो इसका आंसर +1 मिलेगा। तो यहाँ से +1 और इंटू 3 यानी गुणा जब करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर +3 प्राप्त हो रहा है। यहाँ से हमने A11 का जब मान निकाला तब A12 का निकालेंगे। तो लिखेंगे A12 का सहगुणनखंड। जब इसका सहगुणनखंड निकालेंगे तो आप फार्मूला यहीं रखेंगे। तो देखिए यहाँ -1 हो गया, m का मान यहाँ पर 1 है, प्लस n और n का मान यहाँ पर 2 है, इंटू उपसारणिक। उपसारणिक A12 की लिखी जाएगी। देखिए इसकी उपसारणिक 0 है, तो यहाँ से 0 का गुणा जब इसमें करेंगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। इसके बाद आपको A21 की इसका सहगुणनखंड ज्ञात करना है। तो लिखेंगे A21 का सहगुणनखंड। तो फार्मूला माइनस पहले 1 लिखेंगे। अब देखिए m का मान जो है 2 है, n का मान 1, तो यहाँ पर 2 + 1 कर देंगे इंटू उपसारणिक। तो A21 की उपसारणिक जो है वो -4 है। ध्यान रहे कि जब इसको ऊपर जोड़ेंगे तो +3 होगा, और +3 किसके घात पे? -1, इसलिए इसका जब हल प्राप्त होगा वो -1 आएगा। क्योंकि किसी भी ऋण वाली संख्या के घात पे विषम घात लिखा जाता है तो उसका आंसर ऋण में ही प्राप्त होता है। तो यहाँ ऋण मिला -1 और -4, जब गुणा करेंगे तो +4 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको A22 का सहगुणनखंड ज्ञात करना है। तो फार्मूले में माइनस हम पहले लिखेंगे, इसके बाद m + n का मान। तो m का मान 2 है, n का मान भी यहाँ से 2 रखेंगे, यानी 2 + 2 ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद इसका उपसारणिक। तो देखिए इसकी उपसारणिक जो है वो 2 है। अब यहाँ जब जोड़ेंगे तो इसके घात पे +4 हो जाएगा और इसका आंसर प्लस में 1 मिलेगा। तो +1 × 2 हल करेंगे तो 2। यही देखिए इनका सब आंसर आ गया। आप चाहेंगे तो इन्हें बहुत आसानी से भी लिख सकते हैं बिना फार्मूले के द्वारा। देखिए इसमें क्या करना होगा, जैसे आपको लिखना होगा क्या? A11 का सहगुणनखंड। जब इनका सहगुणनखंड निकालेंगे तो देखिए A11 है, जब सम संख्या रहेगा तो उसका आंसर किस में आ रहा है? प्लस में। और जब यहाँ विषम 2 में 1 जोड़ रहे हैं, देखिए 3 हो रहा है, तो इसका आंसर किस में आया था? माइनस में 1 आया था। फिर देखिए यहाँ A21 है तो यहाँ 3 विषम हो जा रहा है, इसलिए इसका -1 का जो मान आ रहा है वहाँ पर वो माइनस में ही आ रहा है। और यहाँ पर देखिए 2 और 2 था तो ये -1 जो था वो +1 बन गया। इसका मतलब है कि जब सम संख्या रहेगी तो उसके आगे का हम प्लस चिन्ह ले लेंगे, और जो विषम चिन्ह होगा उसके आगे हम माइनस चिन्ह कर देंगे। जैसे देखिए हमें किसका मान निकालना है? 2 का। 2 को हम लोग क्या कहेंगे? A11 कहेंगे। तो लिखेंगे A11 का सहगुणनखंड। तो इसके सामने का देखिए पंक्ति और स्तंभ छोड़ दीजिए और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। और देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो
2 होगा और 2 सम संख्या, इसलिए इसका आंसर प्लस में, देखिए यहाँ पर भी प्लस में आया। उसी तरह से A12 का जब निकालेंगे, A12 का सहगुणनखंड, तो जब इसका सहगुणनखंड निकालेंगे तो आप देखिए 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका मतलब ये माइनस में आएगा, तो पहले ही माइनस चिन्ह लगा लीजिएगा। और देखिए पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को आप छोड़ दीजिए, तो यहाँ क्या बच रहा है 0। अब 0 का जब इसमें गुणा होगा तो आंसर 0 प्राप्त होगा। उसी तरह से A21 का जब निकालेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 विषम हो जाएगा, इसलिए पहले ही माइनस चिन्ह लगा लीजिए, यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए। तो देखिए हम यहाँ से इस तरह से इसको छोड़ दे रहे हैं, तो बचा क्या है आपका माइनस में 4। जब -4 का गुणा माइनस में करेंगे तो +4 देखिए मिल रहा है। इसी तरह से A22 का जब निकालेंगे आप सहगुणनखंड, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 4 सम संख्या आ गई, इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह लिया जाएगा। तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ जब छोड़ेंगे ऐसे, देखिए ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये दूसरा स्तंभ छूट गया ऐसे, तो यहाँ पर बचेगा 2, देखिए 2 आ गया। तो इस तरह से बहुत आसानी से इसका आंसर प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग है। यहाँ पर जितने अवयव हैं सभी का उपसारणिक एवं सहगुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप A का उपसारणिक ज्ञात करें, तो आप यहाँ पर A की उपसारणिक भी लिख सकते हैं, या तो आप ये देखिए कि A को और किससे प्रदर्शित किया जाएगा, तो A को A11 कहा जाएगा, क्योंकि देखिए ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा A11 की उपसारणिक। तो देखिए इसके सामने से जो भी पंक्ति जाएगी उसको हम लोग छोड़ देंगे, तो बाकी का जो अवयव बचेगा वो D है। इसके बाद C का नंबर आया, तो C क्या है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे A12, क्योंकि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ की उपसारणिक। इसकी जब उपसारणिक ज्ञात करना होगा तो देखिए इसके सामने से ये जो पंक्ति जा रही है इसको छोड़ेंगे और इसके सामने से जो स्तंभ आ रहा है इसको छोड़ देंगे, तो बाकी का जो अवयव बचेगा वो B प्राप्त हुआ। अब B का नंबर आएगा, तो B की जब उपसारणिक निकालेंगे तो B को पता करिए कि ये कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ में है, तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में, तो पंक्ति का नाम पहले आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे पंक्ति कौन सी है, दूसरी, तो A2 और स्तंभ कौन है 1, यानी दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का उपसारणिक, तो यहाँ लिखेंगे कि उपसारणिक। अब इसकी उपसारणिक जब ज्ञात करना होगा तो इसके सामने से जो पंक्ति जा रही है इसको छोड़ेंगे और इसके सामने से जो स्तंभ रहा है इसको छोड़ देंगे, तो बाकी का जो अवयव बचेगा वो C प्राप्त हुआ। इसके बाद D की उपसारणिक ज्ञात करना है, तो D कौन सी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति, और स्तंभ कौन सा है, दूसरा, इसलिए इसको लिखेंगे A22 की उपसारणिक। तो यहाँ हम लोग उपसारणिक ऐसे करके इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को जब छोड़ेंगे तो A प्राप्त होगा। देखिए ये उपसारणिक ज्ञात हो गई। अब हमें इन्हीं सभी अवयवों का ज्ञात करना है सहगुणनखंड, तो हेडिंग के रूप में हम कर देंगे सहगुणनखंड। अब जब सहगुणनखंड हो गया तो सब बारी बारी से सभी का हमें सहगुणनखंड ज्ञात करना है। पहले किसका निकालना है, A11, कहने का मतलब A का, तो लिखेंगे A11 का सहगुणनखंड। तो आप देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 सम संख्या है, इसलिए इसका जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो देखिए हम इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को जब छोड़ रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है D। इसके बाद A12 का सहगुणनखंड, तो जब इसका सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे तो देखिए 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, विषम आ गया, इसका मतलब -1 के घात पे जब 3 करेंगे तो इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में, इसलिए हम पहले ही से यहाँ माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ विषम आएगा है। और अब देखिए इसके सामने से पंक्ति और स्तंभ को जब छोड़ेंगे तो B प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस में B प्राप्त होगा। इसके बाद हम लोगों को A21 का मान निकालना है, तो A21 का सहगुणनखंड। अब देखिए यहाँ 2 और 1 जोड़ेंगे तब भी विषम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो भी मान आएगा वो माइनस में आएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दे रहे हैं, तो प्राप्त होगा यहाँ पर C, हमने C को लिख दिया। अब अगला नंबर होगा A22
का सहगुणन खंड। तो देखिए 2 और 2 जोड़ा जाएगा तो 4, 4 सम है, इसलिए इसका आंसर प्लस में आएगा। तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को जब छोड़ेंगे तो यहाँ से +a आपका ये आंसर हुआ।